Hello and good morning to all of you watching me right now. I am Ashwini Kalia, teaching English for the last 20 years. मेरा नाम अश्विनी कालिया है और पिछले 20 साल से मैं स्टूडेंट्स को इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स मुझे मोटिवेशन के लिए भी याद करते हैं, तो होपफुली आप और हम भी इस क्वालिटी का बेनिफिट उठाने वाले हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को दो बातों के लिए कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। पहली तो ये है कि जिस दिन आपने एग्रीकल्चर को एज सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट के रूप में चूज किया था, वो वाकई एक शानदार डिसीजन था आपका, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दूसरे स्ट्रीम्स में जाते हैं। एग्रीकल्चर के बारे में बहुत कम स्टूडेंट्स को नॉलेज होता है, बट आई अप्रिशिएट कि अगर आपने ये वाला सब्जेक्ट चूज किया है, चाहे वो किसी की गाइडेंस से हो, चाहे किसी फ्रेंड ने आइडिया दे दिया हो, और चाहे आपका मन कर रहा हो, क्योंकि जैसे ही आपने एग्रीकल्चर को चूज किया, एक्चुअल में आपने अपने आप को क्राउड से अलग कर लिया। बिल्कुल, बाकी सारी जो स्ट्रीम्स हैं उनमें बहुत ज्यादा कंपटीशन है, लेकिन आप वाली फील्ड में अगर आप देखें, स्पेशलिस्ट ऑफिसर कह लीजिए या एएफओ कह लीजिए, बहुत कम कंपटीशन है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है, फाइट तो यहां भी करनी पड़ेगी। तो पहला कॉन्ग्रेचुलेशन है एक अच्छा सब्जेक्ट चूज करने के लिए। और दूसरी जो बात मैं चाहता हूं जिसके लिए आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं, वो है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन, जिस इंस्टीट्यूट को आपने चूज किया है कोचिंग के लिए, दैट इज एग्री कोचिंग, बिलीव मी स्टूडेंट्स, शानदार मैनेजमेंट वाला इंस्टीट्यूट है ये, जहां पर जो हेड है मिस्टर दीपक, वो अपने स्टूडेंट की सक्सेस के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ही इज रेडी टू डू एनीथिंग टू मेक हिज स्टूडेंट ए सक्सेसफुल पर्सन। सो यू पीपल आर इन सेफ हैंड्स। अब जहां तक मेरी बात है, आप और मैं क्या करने वाले हैं, तो थोड़ा सा मैं आपसे कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा। अगर आप पढ़ सकें तो स्टार्टिंग में लिखा है कि व्हेन यू प्रॉपरली, ऑनेस्टली एंड होल हार्टेडली प्रिपेयर टू विन, यू डेफिनेटली विन। क्या मतलब है इसका? वो कहता है जब आप प्रॉपरली यानी सही ढंग से, ढंग का मतलब अगर आपने सही ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर ली है तो आपका प्रॉपरली कोचिंग स्टार्ट हो गई है, यानी पहला पार्ट हो गया। अब दूसरी चीज आती है, अगर आप अपनी तैयारी को ईमानदारी से करेंगे, इफ यू डू इट ऑनेस्टली, तो अगेन आपका सेकंड पार्ट भी हो गया। और थर्ड पार्ट में कहा जाता है, मैंने एक स्पेशल वर्ड लिखा बेटा, होल हार्टेडली, जिसको आप कहते हैं पूरे तन मन से। अब इसमें पूरे तन मन का क्या रोल है? इसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि जब आप कोई काम करते हैं तो अक्सर आपने सुना होगा, बुजुर्गों से भी सुना होगा, कि आप उस व्यक्ति ने अपने माता पिता की सेवा पूरे तन मन से की। व्हाट डज इट मीन? क्योंकि न केवल बॉडी से बल्कि दिल से भी उसने उस काम को किया, अपने बुजुर्गों की सेवा की। और अच्छी कामयाबी के लिए आपको अपने प्रयासों को होल हार्टेडली करना ही पड़ेगा। यानी अगर हम इस रेस में जीतना चाहते हैं, इस मिशन में कामयाब होना चाहते हैं, तो हमें प्रॉपरली, ऑनेस्टली एंड होल हार्टेडली अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, ताकि हमारी जीत डेफिनेट हो सके। यहां एक छोटी सी बात मैं आपसे और शेयर करना चाहूंगा। नीचे लाइन लिखी है, इफ आई हैड 8 hours टू चॉप डाउन ए ट्री, अगर मेरे पास 8 घंटे हो किसी पेड़ को काटने के लिए, आई वुड स्पेंड 6 hours इन शार्पनिंग द एक्स, तो मैं 6 घंटे तो उस कुल्हाड़ी को तीखा करने में लगाऊंगा जिससे मैंने वो पेड़ काटना है। और ये मेरी कोटेशन नहीं है, अमेरिका के एक राष्ट्रपति हुए हैं अब्राहम लिंकन, ये उनके बारे में कहा जाता है। अब इसका मतलब क्या है और आपके कोर्स में ये क्या रोल निभाएगा? यहां वो कहना चाह रहे हैं कि आपकी तैयारी इतनी शानदार होनी चाहिए कि जैसे ही आपका प्रयास शुरू हो, जीत आपके सामने हो। अगर आप एक ब्लंट यानी मोटी कुल्हाड़ी से किसी पेड़ पर वार करेंगे तो चाहे 50 वार कर लीजिए, वहां छोटा सा भी कट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने पेड़ काटने से पहले कुल्हाड़ी को तीखा कर लिया, तो पहले कट में ही आप महसूस करेंगे कि वहां डीप, गहरा एक कट पड़ा है। आपकी कोचिंग से कैसे लिंक्ड है? अगर आप सही ढंग से देखें तो एग्री कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है, इन्होंने इतनी बढ़िया तैयारी कर रखी है, इन्होंने आपके लिए वो कुल्हाड़ी तीखी कर रखी है। अब तो केवल आपको क्या करना है, आपको उस कुल्हाड़ी को प्रॉपरली पकड़ना है, और वो भी पकड़ना कैसे है वो फैकल्टीज बताएंगे आपको। और फिर पूरे तन मन धन, जिसको हम कहते हैं होल हार्टेडली, उससे उस पेड़ पर वार करना है जिसको आपको काटना है। और वो काटना किसको है? हमें बेरोजगारी के उस पेड़ को काटना है, जो शायद अगर हमने टाइमली नहीं काटा तो हमारे लिए आने वाले टाइम में मुसीबत भी बन सकता है। नीचे उसके लिखा है, व्हेन यू जस्ट ट्राई, जब आप कभी कभी सिर्फ ट्राई करते हो, बस फॉर्मेलिटी, तो यू डोंट विन।
डेफिनेटली सिर्फ ट्राई करने वालों को जिंदगी में कुछ नहीं मिलता, क्योंकि इसमें कोई ऑनेस्टी नहीं, कोई प्रॉपर वे नहीं है, कोई होल हार्टेडली काम नहीं किया जा रहा, सिर्फ ट्राई की जा रही है। हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सही। ये अप्रोच कभी भी काम नहीं करती। ऐसे व्यक्ति जो सिर्फ ट्राई करते हैं, दे डोंट विन, वो जीतते नहीं है। और नीचे क्या है, व्हेन यू डोंट प्रिपेयर एट ऑल। और कभी कभी ये भी होता है कि आप एक चांस लेते हो कि छोड़, तैयारी की जरूरत ही नहीं है, यानी यू डोंट प्रिपेयर एट ऑल, तो फिर क्या होना है, यू डेफिनेटली लूज। सुनिश्चित है, डेफिनेट है कि वहां हमारी जीत होनी ही नहीं है, हम तो हारने वाले हैं। क्यों? क्योंकि तैयारी नहीं है। यहां एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, वो इस लाइन में छुपा है कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड द एस्पिरेंट हु हैव गॉट सिलेक्टेड एज एएफओ और एसओ। थोड़ा सा सोचिए, बैठिए और हिसाब से देखिए कि जो लोग इस फील्ड में आ चुके हैं, चाहे आपका सीनियर हो, अभी जो पिछले साल हैं या उससे पिछले साल हैं, उससे और पिछले सालों में जिनके सिलेक्शन हुए हैं, उनमें और आप में बेसिकली फिजिकली क्या डिफरेंस है। अगर आप मेरी बात से एग्री करें, 2 हाथ आपके हैं, 2 ही उनके थे। 2 आंखें भगवान ने आपको दिए, 2 ही उनकी थी। भगवान ने दिमाग एक दिया था, लेकिन हम में से बहुत सारे उस एक दिमाग में एक और ऐड कर लेते हैं और 2 दिमाग रखते हैं। बट ट्रस्ट मी, जिनके सिलेक्शन हुए उन्होंने 2 दिमाग नहीं, केवल एक दिमाग से काम लिया। और वो दिमाग क्या था, उन्होंने डिटरमिन कर लिया था कि मुझे इस जॉब में जाना है तो जाना है। फिर इंग्लिश में कहावत है कि वट एवर इट टेक्स, जो कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, क्योंकि हमें वो चीज चाहिए। बेटा अगर आप लोगों को इस फील्ड में कामयाब होना है, देखिए 15-16 साल आप स्टडी कर चुके हैं, हो सकता है 14 साल की हो सकता है 15, हो सकता है 16, ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं। इतने वर्षों की मेहनत अब केवल 3-4 महीने ईमानदारी से पढ़ने के कारण आपकी पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाएगी। वरना यही 14, 15, 16 साल की पढ़ाई जिंदगी भर दुखी भी करेगी अगर हमने टाइमली इसको यूटिलाइज नहीं किया। यानी कहते हैं ना, हाथी निकल गया पूंछ रहेगी। बस अब अपने को वही लास्ट 4-5 महीने है बेटा, जिस पर अगर हम फोकस करें, और फोकस भी कैसे करें, स्टार्टिंग वाली बात फिर दोहराता हूं कि अगर हम प्रॉपरली, ऑनेस्टली एंड होल हार्टेडली तैयारी में लग जाए तो फिर हमारी जीत सुनिश्चित है, डेफिनेट है। एक छोटा सा सवाल पूछता हूं कि अक्सर आपने देखा होगा कि कॉलेजिएट और नॉन कॉलेजिएट कैटेगरीज होती हैं स्टूडेंट्स की। एक वो जो रेगुलर जाकर क्लासेस लगाते हैं और एक वो किसी वजह से प्राइवेट पढ़ाई करते हैं। मुझे बताइए, यूनिवर्सिटीज को अक्सर टॉप कौन करते हैं, कॉलेजिएट या नॉन कॉलेजिएट? जो प्राइवेट स्टूडेंट्स है वो या रेगुलर? डेफिनेटली आपके भी मन में यही आ रहा है कि कॉलेजिएट करते हैं। वजह क्या है बेटा? बुक्स तो दोनों के पास सेम होती है, बट व्हाट मेक्स द एक्चुअल डिफरेंस, कौन सी बात वास्तव में अंतर लाती है, वो है उस गुरु की शिक्षा जो ये बताता है, जो न केवल ये बताता है कि ये पढ़ना है, बल्कि वो ये भी बता देता है कि इसको नहीं पढ़ने की आवश्यकता। एंड दैट गाइडेंस सेव्स योर टाइम। रेगुलर स्टूडेंट क्लासेस लगाता है, टीचर के पूरे सबमिशन में होता है, उनके अकॉर्डिंग चलता है, उनकी गाइडेंस पे काम करता है और सक्सेसफुल हो जाता है और यूनिवर्सिटी कॉलेज को टॉप करता है। वहीं प्राइवेट स्टूडेंट अपने लेवल पर कोशिशें करता रहता है, बुक को उठाया, बुक को पढ़ लिया, सब कुछ ठीक है, लेकिन कभी कभी वो इतना मटेरियल पढ़ लेता है जिसकी आवश्यकता ही नहीं होती, और जिसकी आवश्यकता होती है वो दब जाता है और फालतू का मटेरियल उस पर हावी हो जाता है। और अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे एग्री कोचिंग है, ऐसो की खासियत होती है कि ये मटेरियल पर इतना काम कर चुके होते हैं कि आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना, सिंपली आपको तो जस्ट गो थ्रू होना है और कदम से कदम चला मिलाकर फैकल्टीज के साथ काम करना, विच इज नॉट ए बिग टास्क। नीचे एक लाइन लिखिए बेटा, टू अचीव समथिंग बिग वाई ए स्ट्रॉन्ग वाई इज रिक्वायर्ड। बड़ी अजीब सी बात है कि कुछ बड़ा पाना हो तो फिर आपके पास कारण भी बड़ा होना चाहिए। क्या मतलब? अगर रीजन नहीं है तो आप काम को नहीं करते, और अगर रीजन अच्छा है तो मुश्किल काम को भी आप करने का जज्बा पैदा कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, जहां कहीं बैठकर आप ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, अगर मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करूं कि बेटा आप अपनी लेफ्ट या राइट किसी एक दीवार को तोड़ दीजिए, तो शायद आपका पहला तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि सर क्यों, ऐसा क्यों? अभी तक तो आप अच्छी बातें कर रहे हैं, अभी अजीब सी बात क्या कर दी कि अपनी दीवार को तोड़ दो? कारण तो बताइए क्यों तोड़ना है, और कारण के बदले में मैं एक अजीब सी स्टेटमेंट देता हूं कि बस बेटा मेरा मन कर रहा है कि आप अपनी दीवार को तोड़ लीजिए। अगेन मैंने एक स्टूपिड सी बात कर दी जिसको आप शायद
दोबारा सुनना भी नहीं चाहेंगे कि ये क्या मतलब हुआ, मेरी मर्जी है तोड़ लो। नहीं, आप नहीं तोड़ेंगे, क्योंकि मैं आपको क्या नहीं दे पा रहा हूं, रीजन नहीं दे पा रहा हूं। बट वहीं अगर मैं आपसे दोबारा कहूं बेटा अपनी लेफ्ट वाली दीवार को तोड़ दीजिए फटाफट, और अगेन आपका क्वेश्चन आता है कि सर कारण क्या है बताइए तो सही, इस बार मैं आपको एक रीजन देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। कि आपकी लेफ्ट वाली दीवार के उस तरफ एक गोडाउन है जहां 10-12 मजदूर काम कर रहे हैं और अचानक उस गोडाउन में आग लग गई है, वो लोग फंस गए हैं। बाकी सारी दीवारें बहुत मोटी हैं, आपकी लेफ्ट वाली दीवार 5 इंच है, जिसको कहते हैं ईंट के ऊपर ईंट, सिंगल ईंट, और हम चाहते हैं कि उन मजदूरों को बचा लिया जाए, इसलिए प्लीज हेल्प अस, उस दीवार को तोड़ दीजिए। ईमानदारी से बताइए, अगर यह वास्तविक परिस्थिति होती तो फिर आप तोड़ते या नहीं तोड़ते? डेफिनेटली आपका आंसर यही होगा कि तोड़ते। क्या फर्क पड़ा? क्या दीवार बदल गई? क्या मैं बदल गया या आप बदल गया? नहीं, बदला है रीजन। पहले कोई रीजन नहीं था, अब एक सॉलिड रीजन आ गया टू सेव सम लाइव्स, कुछ लोगों की जिंदगियां बचाने का। आप उठेंगे और इधर उधर देखेंगे, इतने में मैं कह रहा हूं सोचो मत, फटाफट दीवार तोड़ दो। अगेन आप मेरी तरफ देख रहे हैं कि सर ये कैसे पॉसिबल है, सीमेंट की दीवार हाथों से थोड़ी टूटेगी। मैं कह रहा हूं बेटा लाते मारो, मुक्के मारो, तोड़ दो इसको। अगेन आप परेशान हो गए कि सर ऐसे नहीं होता। अब मैंने रीजन तो आपको दे दिया, लेकिन क्या नहीं दे रहा? साधन नहीं दे रहा। आई एम नॉट प्रोवाइडिंग यू विद द राइट टूल्स। अब आप कंफ्यूज हो, सर हाथों से नहीं तोड़ पाएंगे। फिर मैं कहता हूं डोंट वरी, मैंने फोन कर दिया है, 2-4 मिनट में कुछ ना कुछ औजार आ जाएंगे जिनकी मदद से दीवार तोड़ लेना, ड्रिल मशीन वगैरह आ जाएंगी। नाउ यू आर अगेन हैप्पी कि ओके अगर ऐसा है तो मैं कर दूंगा। अब ना तो बेटा इस कोर्स में हमने आप लोगों को आने वाले टाइम में कोई दीवारें तोड़वानी है, ना कोई ड्रिल मशीन चलवानी है। फिर मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इस कोर्स का इस वाई और हाउ से बहुत बड़ा लिंक है। वाई तो आपको जनरेट करना है कि आपको ये जॉब क्यों चाहिए। हाँ, उसके लिए छोटी सी मैं हेल्प कर सकता हूं, हिंट दे सकता हूं कि वाई आपको कहां मिलेगा। वाई के लिए आप सोचिए, आप जिस परिवार में रहते हैं वहां हो सकता है दादा दादी या नाना नानी या पापा मम्मी किसी की ऐसी इच्छा हो कि बेटा अब तक हमारे परिवार में कोई सरकारी अधिकारी नहीं बना और हम चाहते हैं कि तुम सरकारी अधिकारी बनके घर परिवार का नाम रोशन करो। न केवल टारगेट आ गया बल्कि इमोशनल टारगेट आ गया। हो सकता है आप एक ऐसे परिवार में हो जहां आप जिस बाइक पर घूम रहे हैं उसका टायर जो है आगे वाला या बाइक के पीछे वाला इतना घिस गया है कि वो छोटी छोटी बात पर स्लिप हो रहा है। थोड़े से पानी से निकलते हो स्लिप हो जाता है और आप कई बार गिर भी चुके हो और आपने अपने फादर से कई बार रिक्वेस्ट किया कि पापा प्लीज ये टायर चेंज करवा दीजिए। बट पापा थोड़ी सी मजबूरी दर्शाते हुए, थोड़ी सी चेहरे पर स्माइल रखते हुए आपसे एक ही बात कहते हैं कि बेटा कुछ टाइम और रुक। इसका मतलब जिस टायर की कीमत 1200-1500 रुपए होगी, इतने हमारे घर में भी पैसे नहीं है कि 1200-1500 रुपए का वो रिस्की टायर चेंज करवाएं। इसका मतलब हमारी फैमिली फाइनेंशियली टाइट है। आपको इस जॉब की अति आवश्यकता है बेटा। ढूंढिए कारण, और फिर कारण ढूंढने के बाद आइए आप और हम मिलकर इस कोर्स को तसल्ली से पूरा करते हैं, बड़े ऑनेस्टली, बड़े प्लेजेंट वे में, ताकि हम अपनी मंजिल पर पहुंच सके। आने वाले 3, 3.5, 4 महीने मैं आपके साथ इस सफर पे रहूंगा जहां हम इंग्लिश वाला पार्ट बड़ी तसल्ली से करेंगे। जहां तक इंग्लिश का सवाल है कि इंग्लिश में आता क्या है, उससे पहले मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर दूं कि प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने लाइफ में बहुत स्टूडेंट्स पढ़ाए हैं, क्लरिकल, पीओ, एसओ, बट एसओ वाले स्टूडेंट की एक छोटी सी प्रॉब्लम होती है कि वो अपनी सीनियर की और कोई बात माने ना माने, एक बात जरूर मान लेता है कि इंग्लिश में कट ऑफ 2-3 ही जाती है, बस इतना ही चाहिए तुझे। और इस बात को वो पकड़ के क्या बन जाता है, जलेबी, कि सर 2-3 ही चाहिए। अगर आप इच्छा ही 2-3 की रखेंगे बेटा और 2-3 में से भी 1-2 मार्क्स गड़बड़ हो गए तो अगेन सारी मेहनत जीरो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि बस मेरे साथ इस कोर्स में जलेबी नहीं बनना। सर 2-3 चाहिए, मैं कहता हूं 2 के आगे 1 लगा लो 12 हो गए, 3 के आगे 1 लगा लो 13 हो गए। अगर 12-13 मार्क्स आ जाएंगे कोई गुनाह नहीं है बेटा, कोई साइड इफेक्ट नहीं है ज्यादा मार्क्स आने का। सो कोशिश करिए, अपने दिलो दिमाग को खोलिए, एक अच्छे से माहौल में शुरू करते हैं हम पढ़ना, सो दैट जो हमारी मंजिल है, जो हमारा डेस्टिनेशन है, उसको हम आराम से पा सके। फटाफट देख लेते हैं आपके इस कोर्स में आता क्या है। ज्यादातर आप में से जानते होंगे कि इंग्लिश के पार्ट में जो सेक्शन है उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 50 रहते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 25 है। साथ ही साथ ड्यूरेशन उन्होंने फिक्स की हुई है 40 मिनट्स की। अब ये सेक्शनल कट ऑफ में भी काम करेगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, जलेबी बनने वाले, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं,
अदरवाइज मत लीजिएगा, बट ये फैक्ट है, बच्चा वहीं घूमता रहता है। वो कहता है सर 2-3 मार्क्स ही चाहिए, और जैसे ही पेपर में वो बैठता है, एग्जाम में अटेम्प्ट करता है, 2-3-4-5 मार्क्स का काम करके बैठ जाता है, फिर बोर होता है क्योंकि 40 मिनट से पहले दूसरे सेक्शन में तो जा नहीं पाओगे आप। अब वो क्या कर रहा है, उधर से उसने 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और शायद उसका दिमाग कह रहा है कि हो जाएगा काम, इतने में बोर होता होता कभी लेफ्ट देख रहा है, कभी राइट देख रहा है, लेफ्ट वाले को देख रहा है, वो भी फटाफट काम करे जा रहा है, राइट वाला भी करे जा रहा है, इतने में स्टूडेंट को फ्रस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाती है, ये टेंस्ड हो जाता है। फिर उस टेंशन में क्या करता है, लास्ट में ये सोच के कि कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, ये जल्दबाजी में मतलब से बेतुके क्वेश्चंस अटेम्प्ट कराता है, और वहीं पर आपके एग्जामिनेशन बोर्ड ने नेगेटिव मार्किंग का रोल रखा हुआ है, तो जो तुक्के मारेंगे उनके लिए हमारे पास ये हथियार है, उनको रिजेक्ट करने का। सो हमें 10, 12, 15 मार्क्स की तैयारी तसल्ली से कर लेनी है, ताकि इतने तो हमारे आए, हम तैयारी तो पूरे 25 मार्क्स की करेंगे, बट 10-15 से कम हमें कहीं कंप्रोमाइज नहीं करना। क्या है सिलेबस में आपके, जानते हो आप लोग स्पोर्टिंग एरर्स, क्विकली बता रहा हूं, मेन चीजें तो अपने आराम से कोर्स में करेंगे। एक सेंटेंस दे दिया जाता है, 5 पार्ट्स होते हैं, पहले 4 पार्ट में हो सकता है कहीं एरर हो ग्रामेटिकल, अगर तो पहले 4 पार्ट में कोई एरर है तो वो वाला पार्ट आपका आंसर बन जाएगा, अदरवाइज 5वां जिस पर लिखा होता है नो एरर, वो आपका आंसर हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ यू नो इट वेरी वेल। सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, ये भी ऐसा ही कुछ होता है, सेंटेंस दे दिया जाता है, उसमें 1-2 वर्ड्स को बोल्ड कर दिया जाता है, और आपसे पूछा जाता है कि अगर ये फिट है तो ठीक है, अगर इंप्रूवमेंट की आवश्यकता है तो बताइए। अब इसको पूछने के 2-3 तरीके हो सकते हैं, एक सेंटेंस देके नीचे 4-5 वैसे ही सेंटेंस दोबारा दे सकता है और पूछ सकता है इनमें से बेस्ट सेंटेंस चूज करके ऊपर लगाइए। सो ये सारी डिफरेंट चीजें जिनको हम आने वाले टाइम में सॉर्ट आउट करने वाले हैं, समझने वाले हैं। सिमिलरली सेंटेंस करेक्शन है, क्लोज टेस्ट, एक पैराग्राफ जो रनिंग में चलेगा, लेकिन बीच बीच में कुछ शब्दों को उठाकर उनकी जगह ब्लैंक रख दिया जाता है, उस ब्लैंक पार्ट के नीचे 5-5 ऑप्शन दे दी जाती है, और आपसे उम्मीद की जाती है कि जो मोस्ट एप्रोप्रिएट है वो आप उठाइए और ऊपर लगा दीजिए। इनमें ग्रामेटिकल भी हो सकता है सारे का सारा, कभी कभी क्लोज टेस्ट ग्रामर बेस्ड भी हो सकता है, कभी कभी वोकैब बेस्ड भी हो सकता है, तो हमें दोनों ही तैयारियों पर फोकस करना पड़ेगा। पैराजंबल्स, जिसका एक सिंपल नाम सेंटेंस रीअरेंजमेंट भी है, कुछ सेंटेंस आगे पीछे लगा दिए जाते हैं जिनका क्रम हमसे चाहते हैं कि हम दोबारा अच्छे से लगा के दें। अगर हमने ग्रामर एज वेल एज वोकैब पर काम कर लिया तो ये सारी चीजें हमारे लिए बिल्कुल सिंपल है। देखिए आप भी जानते हैं कि बचपन में जब साइकिल सीखा था तो पहले दिन हमने उस साइकिल को, हैंडल को इतना सख्त पकड़ा था कि वो सख्त पकड़ने के कारण ही हमारा बैलेंस बिगड़ रहा था। धीरे धीरे समझ आया जिस चीज को हम सख्त पकड़े बैठे हैं उसको तो बिल्कुल हल्का पकड़ना था। और किसी ने बहुत सही कहा है कि साइकिल का हैंडल हो या रेत हो, जितनी मजबूती से पकड़ेंगे उतने आपके हाथ से फिसल जाएगा। अपने को क्या करना है, आप और मैं मिलकर वही साइकिलिंग सीखेंगे, इस बार साइकिल नहीं इंग्लिश को सीखेंगे, और इसको इतने लाइट वे में सीखेंगे कि कहीं स्ट्रेस ना आए। और आप भी जानते हैं जब बचपन में एक बार आपने साइकिलिंग सीख ली थी तब तो दोनों हाथ से सीखी थी, फिर धीरे धीरे प्रैक्टिस होने लगी तो हमने एक हाथ छोड़ के भी चलाई है साइकिल। फिर ऐसा भी मौका आया जब दोनों हाथ ही हमने छोड़ दिए साइकिल फिर भी चलाते रहे, और ऐसा मौका भी आया जब हम मोड़ पर भी बिना हाथ से हैंडल पकड़े मुड़े हैं। क्यों? क्योंकि बेसिक चीजें आपको क्लियर होगी। मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा इस सब्जेक्ट के डेप्थ तक जाकर, और जो आपको चाहिए वो भी मिल जाए और जिंदगी में जो चाहिए वो भी मिल जाए, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए। सो पैराजंबल्स भी सेंटेंस का रीअरेंजमेंट होता है। पैरा कंप्लीशन, ये भी पूछने का तरीका ही बदला है। फिल इन द ब्लैंक्स में भी क्या होता है, एक सेंटेंस में एक जगह ब्लैंक दे सकता है, कभी कभी देखा गया 2 भी दे देते हैं, 3 भी, 4 भी, कोई दिक्कत नहीं है, हम करेंगे सब चीजें। फिर आता है रीडिंग कंप्रीहेंशन यानी पैराग्राफ, और ये हमारे लिए नया नहीं है, स्कूल टाइम से चलता आ रहा है, जिसको हम अनसीन पैसेज कहते थे। अब थोड़ा सा आपका ऑफिसर लेवल की तैयारियां हो रही हैं आपकी तरफ से, तो अपना लेवल भी ऊपर करे बैठा है। वो अब सिंपल कहानियां नहीं देता, अब वो इकोनॉमिक बेस्ड या कोई भी लेटेस्ट जो चीजें हैं फिनेंशियल बेस्ड उन पर बातें करके एक पैराग्राफ देता है। फिर आपको वहां से समझना होता है, समझने के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए उनके आंसर्स होते हैं। और ब्यूटी क्या होती है इस पार्ट की, क्यों ये ब्यूटी क्या है कि उसी पैराग्राफ में क्वेश्चन और उसी में ही आंसर्स है। अगर हमें ये समझ आ गया, और समझने के लिए 2 चीजों का कॉम्बिनेशन अगेन चाहिए, वो कैब अच्छे से चाहिए और ग्रामेटिकल चीजें भी हमें क्लियर होनी चाहिए। सो इन सब चीजों को मिलाकर हम अपना काम आराम से चला लेंगे। और फिर मिसलेनियस में जो मैंने थोड़ा सा लिखा है वो है होमोनिम्स, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। सिनोनिम होते हैं सिमिलर वर्ड्स, प्रायवाची। एंटो है अपोजिट्स, विलोम शब्द, और जो पहला शब्द लिखा है दैट इज होमोनिम्स।
ये सेम एक ही वर्ड होता है जिसके मीनिंग अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए फटाफट देखते हैं, एड्रेस। इस एड्रेस को हमने मैक्सिमम यूज किया लोकेशन के लिए, तेरा एड्रेस बता दे पार्सल भेज दूंगा, दैट्स ऑल। लेकिन इसी एड्रेस को भाषण देने के लिए भी यूज किया जाता है, टू स्पीच, टू गिव स्पीच, लेक्चर के लिए भी। द पॉलिटिशियन एड्रेस्ड द क्राउड वेल। बार्क, वॉइस ऑफ डॉग, कुत्ते के भौंकने को बार्किंग कहते हैं, और बार्क का मतलब पेड़ की छाल भी होता है। सो डबल है, सेम स्पेलिंग है, सेम उच्चारण है, लेकिन मीनिंग अलग अलग है। बैट, चमगादड़ को भी कहते हैं आप, इसी के साथ बैटिंग वाले बैट को भी कहते हैं जो क्रिकेट में यूज होता है। ब्राइट, फुल ऑफ लाइट भी होता है, रूम बड़ा ब्राइट था, बहुत लाइट थी, और ब्राइट का मतलब इंटेलिजेंट भी होता है। तो ये सारी चीजें हमारी पकड़ में आने वाली हैं अगर हमने ईमानदारी से और पूरे ढंग से और होल हार्टेडली इस कोर्स को ज्वाइन किया। सो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि बिना इधर उधर कंफ्यूज हुए इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए, और चलते हैं अगले 3, साढ़े 3, 4 महीने के सफर पे, जहां हमारे हाथ सिर्फ एक ही चीज लगेगी, और वो है डेस्टिनेशन, मंजिल। थैंक यू वेरी मच।